Now, today we are going to discuss physical types and physical characteristics, and then we will discuss the organization. So, what are the physical types of memory? कि हम पहले भी आपने types of memory बिल्कुल ICT में पढ़ा होगा, ठीक है? ICT में जब आप लोग पढ़ते हैं मेमोरी का कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि देयर इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल एंड अदर्स। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी में कौन सी आ जाती है? जैसे कि रैम है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि द डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है, जिसको हम आपके पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े। देन मैग्नेटिक में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? डिस्क ड्राइव्स एंड टेप ड्राइव्स, ठीक है। वो मैग्नेटिक मेमोरीज जो होती हैं वो मैग्नेटिक फिनोमिना के प्रिंसिपल्स को यूज कर रही होती हैं, ठीक है। देन ऑप्टिकल ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स में क्या आ जाता है? जो कि आपकी जिसमें हम कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको सीडी एंड डीवीडी हम कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल ड्राइव्स में आ जाती हैं आपकी। देन अदर्स आर द बबल एंड होलोग्राम। बबल भी एक टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि मैग्नेटिक फिनोमेना को ही यूज करती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अर्लियर वर्जन होता है मेमोरी का। इट इज नॉट यूज फ्रिक्वेंटली नाउ, ठीक है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। देन होलोग्राम, होलोग्राम जो मेमोरी है दैट यूजेस सम काइंड ऑफ लेजर टेक्निक, लेजर टेक्निक को यूज करके हम इसको डिजाइन करते हैं। तो सो दिस इज जस्ट द जनरल क्लासिफिकेशन कि जनरली हम क्लासिफाई कैसे करते हैं मेमोरी को: सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड some other types of memories. We will not go into the detail of these memories. We are just here to classify, know the general classification. फिर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मेमोरी के क्या होते हैं? डिके, वॉलेटिलिटी, इरेजेबल, पावर कंजम्पशन। अब इसको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं हम। डिके का मतलब क्या होता है कि हाउ फास्ट योर मेमोरी इज गोइंग टू डिके। मतलब कि डिके का जो अगर लफ्जी मायने हम कहें कि कितनी जल्दी आपकी जो मेमोरी है वो अपनी परफॉर्मेंस को लूज करेगी, ठीक है ना। डिके का मतलब होता है टू लूज द परफॉर्मेंस। आहिस्ता 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 करके किसी भी मशीन को या किसी भी डिवाइस को या किसी भी कंपोनेंट को जब हम यूज करते हैं, तो वो जो कंपोनेंट है वो आपका जाहिर है टाइम के साथ साथ उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू होती है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस उसकी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू होती है। दैट इज कॉल्ड द डिके, कि आपकी मेमोरी का डिके कैसे हो रहा है, वो खत्म हो रही है, वो मतलब उसकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है, उसकी एबिलिटी का खत्म होती जा रही है। देन वॉलेटिलिटी क्या चीज होती है कि आपकी जो मेमोरी है दैट कैन इट स्टोर डेटा परमानेंटली और टेम्परेरीली, ठीक है ना। हम कहते हैं ना रैम इज वॉलेटाइल एंड हार्ड डिस्क इज नॉट वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है कि आपकी जो रैम है वो वॉलेटाइल है, मीन्स कि एज सुन एज द पावर इज गॉन तो आपकी जो रैम का डेटा है वो आपका लॉस्ट हो जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। उसका मतलब यानी सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम कहते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल क्यों है? क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम को ऑफ भी कर देंगे तो डेटा विल रिमेन स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। सो दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी ऑफ अ मेमोरी। फिर इरेजेबल, इरेजेबल का क्या मतलब है? इरेजेबल का मतलब है कि आपने एक दफा जो प्रोग्रामिंग कर दी उसके अंदर, तो अब क्या वो हर दफा उसी प्रोग्राम को फॉलो करेगी, या आप उस प्रोग्राम को इरेज करके कोई दूसरा प्रोग्राम भी उस पर लोड कर सकते हैं। कुछ हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है कि प्रोग्रामेबल मेमोरी है उसमें, या इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल है, जैसे ई प्रोम हम कहते हैं ना, रोम, फिर प्रोग्रामेबल रोम, फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम जिसको हम कहते हैं, फिर डबल ई प्रोम कहते हैं। रोम की जब आपने टाइप्स पढ़ी होंगी तो आपने ये इरेजेबल का कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ा होगा कि रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। तो उसमें हम एक दफा प्रोग्राम को अगर फीड कर देते हैं तो इट रिमेन्स देयर। लेकिन इरेजेबल का क्या मतलब है
कि हम वो हमेशा वहाँ नहीं रहेगा, बल्कि हम उसको इरेज कर सकते हैं, उस मेमोरी के कंटेंट्स को रिमूव करके उनको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कि एक कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी का कि वो इरेजेबल है या नहीं है। देन कम्स पावर कंजम्पशन, कि पावर कंजम्पशन कितनी है मेमोरी की, ठीक है ना। पावर कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी कंपोनेंट कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट है। उसमें से एक कंपोनेंट मेमोरी भी है कि अगर मेमोरी ही ज्यादा पावर कंज्यूम कर लेगी तो आपके सिस्टम पे लोड पड़ेगा, ठीक है। आपके सिस्टम की ज्यादा बैटरी जो है वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। तो पावर कंजप्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेमोरी। Then we have memory organization. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? सिमिलरली जैसे हमने सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स how your memory is arranged, physical arrangement of bits into words, and which is always not obvious and it may be interleaved. अब physical arrangement क्या होती है मेमोरी की? कि आपकी जो मेमोरी है that is how it is arranged. For example, तो दिस इज द फिजिकल अरेंजमेंट कि आपकी जो मेमोरी है वो इस तरह से डिवाइडेड है। तो अब एक जो वर्ड है मेमोरी का उसका क्या साइज है, 16 बिट वर्ड है, 32 बिट वर्ड है, या एक ब्लॉक में मीन्स कि कितना डेटा एक ब्लॉक में स्टोर हो सकता है। फिजिकल अरेंजमेंट किस तरह की है मेमोरी की, या इस तरह हो सकता है कि एक वर्ड अगर यहाँ पे स्टोर है तो एक एक इस तरह से और एक वर्ड यहाँ पे भी स्टोर होगा, दो वर्ड स्टोर हो रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है ना। एक वर्ड यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहें कि अ वर्ड इज ऑफ 16 बिट, तो 16 बिट इस वाले पोर्शन में और 16 बिट इस पोर्शन में, ठीक है। तो इस केस में अगर खाली यहाँ पे थे तो हम लाइन से यहाँ पे लेके चल रहे थे एड्रेसेस को। अगर हमने एक और पोर्शन यहाँ भी बना दिया तो हमारे एड्रेसेस कैसे हो जाएंगे? अगर यहाँ से 0 1 2 3 4 पहले चल रहे थे तो अब यहाँ क्या होगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा और 1 ये वाला एड्रेस हो जाएगा, फिर इसी तरह 2 ये वाला एड्रेस हो जाएगा और 3 ये वाला एड्रेस हो जाएगा। तो क्या हुई, फिजिकल अरेंजमेंट अलग अलग हो गई। और अगर हम ऐसे सिंपल वाली अरेंजमेंट करते तो क्या होता, अगर हम इस तरह सिंपल अरेंजमेंट कर रहे होते तो उसमें क्या होता है, एड्रेसेस ऐसे आ रहे होते 0 1 2। तो दिस इज कॉल्ड द फिजिकल अरेंजमेंट। फिजिकल अरेंजमेंट जो है वो आपकी मेमोरी की डिफर कर सकती है, ठीक है ना। कहीं मेमोरी इस तरह से अरेंज होगी कि एक वर्ड यहाँ पे स्टोर है, एक वर्ड यहाँ पे स्टोर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एड्रेसेस इसी तरह होंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये इवन नंबर एड्रेसेस चल रहे हैं यहाँ पे। और अगर इस तरह अरेंजमेंट है कि एक वर्ड यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा है, तो ये नॉर्मल एड्रेसिंग हो गई आपकी कि सीक्वेंस में चल रहे हैं एड्रेसेस। तो किस तरह से हमारी मेमोरी अरेंज हुई है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बिट्स इनटू वर्ड्स। देन व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ ऑल दिस डिस्कशन, ठीक है ना। इस सारी डिस्कशन की बॉटम लाइन क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें मेमोरी में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। कैपेसिटी, हाउ मच, यानी कि कितनी मेमोरी होनी चाहिए हमारे पास, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, हाउ फास्ट, क्योंकि जितनी फास्ट मेमोरी होगी उतनी ही हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एंड हाउ एक्सपेंसिव, कि अगर हम फास्ट मेमोरी चाहते हैं तो हमें वो कितनी एक्सपेंसिव पड़ेगी, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। कि मेमोरी की कैपेसिटी की रेंज क्या होगी, फिर वो कितनी फास्ट होगी, और वो कितनी, अगर वो फास्ट है तो वो कितनी एक्सपेंसिव होगी, ये सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर इन्होंने हेरार्की लिस्ट दी हुई है। हेरार्की लिस्ट हमें बहुत पहले से पता है कि हेरार्की में हमारे पास लेवल 0 पे क्या चीज़ है, रजिस्टर्स हैं,
then level 1 cache, level 2 cache, main memory, then disk cache, then disk itself, and optical drive, then tape drives. ठीक है, ये hierarchy list है. इस hierarchy list को हम कह सकते हैं कि ये this is the most expensive and this is the least expensive. इसी तरह this is the fastest and this is the slowest. और ये इसी तरह down the lane हम चलते हुए आते हैं कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट है, ये उससे थोड़ा कम फास्ट है, ये उससे थोड़ा कम है, ये उससे थोड़ा कम, इस तरह करके. और ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, ये उससे थोड़ा कम कॉस्टली है, ये उससे कम एक्सपेंसिव है, ये उससे कम एक्सपेंसिव है. ठीक है, तो हमने क्या, हम यही एनालाइज करना चाह रहे थे ना कि कैपेसिटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी कॉस्ट. और परफॉर्मेंस में भी इसी तरह है, परफॉर्मेंस भी इसकी बेस्ट है, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस आती है, इसकी आती है. देन परफॉर्मेंस से मेरा मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं कि ये काम नहीं कर रहे या इनके साथ कोई मसला है. परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि ये कितने फास्ट है ना, मतलब स्पीड, कि कितना जल्दी डेटा रिट्रीव हो सकता है. तो सबसे ज्यादा फास्ट डेटा कहाँ से रिट्रीव होता है? रजिस्टर से, देन कैशे, देन मेमोरी एंड देन डिस्क. So if we want fast memory, it is possible to build a computer which only uses static RAM. ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर लें कि सिर्फ रैम ही हो उसके अंदर और कोई मेमोरी हो ही ना, कोई मेमोरी के ज्यादा लेवल्स ना हो, बस जो डेटा हमें चाहिए, जो हमें स्टोर कराना है, सब रैम से डायरेक्टली हो रहा हो. ठीक है, तो वो भी फास्ट प्रोसेसर हो सकता है. बट उसमें क्या होगा, कैशे की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपको मेमोरी का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि फिर आप क्योंकि कोई इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी तो यूज नहीं कर रहे, सिर्फ रैम यूज कर रहे हैं. तो अगर सिर्फ रैम यूज कर रहे हैं, कोई और लेवल मेमोरी का इंक्लूड ही नहीं कर रहे अपने सिस्टम में, तो फिर आपको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होगा. तो अब हमें करना क्या है, हमें कोई ऐसी फिजिबल कंडीशन फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास जो कैश को इम्प्लीमेंट करने का रीजन होता है वो क्या होता है, कैश को हम इम्प्लीमेंट करते क्यों हैं. ठीक है ना, सबसे पहले तो हम कैश की इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले ये सोचें कि हमें कैश को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत क्या है. व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द मोटिवेशन, क्यों हमने इसको इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, अर्लियर सिस्टम्स में तो कैश होती नहीं थी. ठीक है, एक सिंपल सी मेन मेमोरी होती थी. तो हमने अब तक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो क्या किए हैं, जनरल टर्म्स में, यानी कि जनरल मेमोरी, कोई भी मेमोरी हो सकती है, उसके बारे में हमने अब तक उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टाइप्स, ये सारी हमने जनरल किसी भी टाइप ऑफ मेमोरी की हमने ये डिस्कस की है. अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द कैश मेमोरी. स्पेसिफिकली अब हम कैश मेमोरी को डिस्कस करेंगे. तो कैश मेमोरी स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि why is the implementation of cache memory necessary, या what is the motivation behind this. motivation क्या है, कैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के पीछे मोटिवेशन क्या है. कि अगर वैसे देखा जाए तो भाई जो डेटा रैम से एक्सेस करना था वो रैम से लाके कैश में कॉपी कर लिया और कैश से एक्सेस कर लिया, तो डायरेक्ट रैम से भी तो कर सकते थे. ये भी तो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है. तो मुझे आप ये सिर्फ इतना बता दें कि मोटिवेशन क्या है कैश मेमोरी को यूज करने के पीछे. मुझे चैट विंडो में आप इसका आंसर दें. देखिए, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग कैश. ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन. अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम किसको कहते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम मेमोरी रेफरेंसेस टेंड टू क्लस्टर. वन एग्जांपल ऑफ विच इज लूप्स. असल में होता क्या है कि जब आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मोस्टली मेमोरी में एक ही जगह पे क्लस्टर्ड हो जाती है. एक ही जगह मतलब कि सिमिलर लोकेशंस पे, नियर बाय लोकेशंस पे, एक जैसी लोकेशंस पे ही क्लस्टर्ड हो जाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपकी मेमोरी है, सही है. तो किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड जो डेटा होगा वो मेमोरी में या तो इधर कहीं स्टोर्ड होगा या यहाँ कहीं स्टोर्ड होगा. या ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा डेटा जो है वो मतलब एक वेरिएबल यहाँ पे होता है, मतलब डिफरेंट जगहों पे स्टोर्ड होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेटा इज एट द नियर बाय प्लेसेस, करीब करीब जगहों पे स्टोर्ड होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल एक ऑपरेंड यहाँ पे स्टोर है, दूसरा ऑपरेंड यहाँ है, करीब करीब जगहों पे है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ये सारा पार्ट ऑफ मेमोरी यूज हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट तो यूज ही नहीं हो रहा. तो जरूरत क्या है इसको एक्सेस करने की फिर. तो हम क्या करते हैं, कुछ पोर्शन ऑफ मेमोरी को कॉपी कर लेते हैं कैश में.
क्योंकि प्रोसेसर को ये पता होता है कि अब जितना भी डेटा इस प्रोग्राम में यूज होना है और जो प्रोसेसिंग में चीजें मुझे काम आनी है वो सारी की सारी इस पोर्शन ऑफ मेमोरी के अंदर है। तो इसको हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कि ये लोकलाइज्ड हुआ हुआ डेटा यहाँ पे। तो इस सारे पोर्शन को उठा के वो कैश में कॉपी कर लेता है और बार बार इन्हीं को क्योंकि एक्सेस करना है तो वो कैश में से एक्सेस होते रहेंगे, बार बार रैम को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैश क्योंकि नियरर टू द सीपीयू होगी तो वहां से एक्सेस फास्ट भी हो जाएगा। कैश में नंबर ऑफ एड्रेसेस कम होंगे तो और भी ज्यादा फायदा है कि और भी ज्यादा एड्रेस ट्रांसलेशन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। मेन मेमोरी का तो साइज एज कम्पेयर टू कैश बहुत ज्यादा होता है, अभी हम उनके साइजेस को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास कैश को इम्प्लीमेंट करने का जो बेसिक रीजन है, वन ऑफ द बेसिक रीजन है, वो क्या चीज है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी है। या आपका डेटा क्योंकि एक जगह पे क्लस्टर्ड हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है, तो आप क्या करते हैं उसको कैश में जाके कॉपी कर लेते हैं और फिर वो क्योंकि बार बार वही चीजें रेफरेंस होनी है तो वो इजीली कैश से रेफरेंस हो जाती है। देन नाउ व्हाट इज कैश। अब हम आते हैं पर्टिकुलरली कैश के ऊपर। वी हैव टू डिफाइन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज कैश। अच्छा, हमने क्वेश्चन किया है कि कैश नंबर ऑफ कोर्स पे डिपेंड कर रही होती है या नहीं। बिल्कुल कैश, और अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर्स की बात करते हैं, तो उसमें भी कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है और उसके अंदर डिफाइंड होता है। उसमें इस तरह से होता है कि लेवल 1 कैश जो है वो सबकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी अगर 4 कोर्स हैं आपके प्रोसेसर में तो लेवल 1 कैश सबकी अलग अलग होगी, और मे बी लेवल 2 कैश जो है वो सबकी शेयर्ड होगी, इस तरह होता है। तो मल्टी कोर प्रोसेसर में तो हम ये डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी वाली जो लेवल 1 कैश है या लेवल 2 या लेवल 3 कैश है, उसमें से कौन सी वाली जो है वो शेयर्ड है और कौन सी कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो हम जब मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो उसमें मैं फिर डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, नाउ व्हाट इज कैश। A small amount of fast memory. Cache is the small amount of fast memory which sits between normal main memory and CPU. ठीक है ना, CPU और main memory के दरमियान में ये exist करती है। It may be located on CPU chip और module. ठीक है, CPU chip पे भी locate कर सकती है। ठीक है, CPU chip के साथ भी implemented हो सकती है और external to the chip भी implement हो सकती है, but it always resides between the CPU and main memory. Now this is the 3-level cache organization. Okay. First of all, single cache. Single cache में किस तरह होगा? Single cache में आपके पास this is the CPU, this is the cache and this is your main memory. अब यहाँ पे the important point to notice is that कि जो data main memory से cache में copy हो रहा है, that is the block transfer, and the data being transmitted or received to or from cache and CPU is word transfer. word का मतलब क्या होता है? मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है ना, जो हम कहते हैं 16 बिट या 32 बिट होगा, जितना उसका डेटा बस का साइज है उतना होगा। ठीक है, तो वर्ड ट्रांसफर होता है किसके बीच में? कैश और सीपीयू के बीच में। कैश और सीपीयू के बीच में हमेशा वर्ड ट्रांसफर होगा। तो सीपीयू को तो ऐसे ही लगेगा ना कि मैं नॉर्मल मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ, और मेन मेमोरी से क्योंकि ज्यादा डेटा आपका कैश में कॉपी होना होता है तो वो आपका ब्लॉक ट्रांसफर होता है। ब्लॉक का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना, ब्लॉक में भी कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स। मींस कि एक वर्ड अगर 2 बाइट का है तो ब्लॉक में क्या होगा? 8 बाइट्स भी हो सकते हैं, 12 बाइट्स भी हो सकते हैं, 20 बाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मींस मल्टीपल वर्ड्स are combined to make a block. ठीक, multiple words are combined to make a block of memory. ठीक है, ब्लॉक कह रहे हैं हम उसको इसीलिए। तो आपका जो कैश और सीपीयू के दरमियान में ट्रांसफर है वो वर्ड ट्रांसफर होता है, और जो मेन मेमोरी और कैश के दरमियान में ट्रांसफर है उसको हम ब्लॉक ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, दिस इज फास्ट एंड दिस इज स्लो एंड विच इज ऑब्वियस। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड ट्रांसफर है तो ज़ाहिर फास्ट होगा। अगर हम मुझे 16 बिट ट्रांसफर करने हैं तो वो फौरन से ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन अगर मुझे 200 बिट ट्रांसफर करने तो वो जाहिर है उनमें एक साइकिल में टाइम लगेगा। ठीक है ना, वो ज़्यादा साइकिल्स कंज्यूम करेंगे।
ठीक। तो सो दिस ट्रांसफर इज फास्ट एंड दिस इज स्लो। तो इसके स्लो होने से हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, असल में हम इसको ही फास्ट करना चाह रहे थे। हम यही चाह रहे थे ना कि सीपीयू जो है वो जब मेमोरी को एक्सेस करे तो उसको फास्ट एक्सेस मिले। सो दिस इज द सिंगल कैशे ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सिर्फ एक कैशे की बात करें, अब हम आ जाते हैं लेवल्स ऑफ कैशे पे। देयर आर 3 लेवल कैशे ऑर्गेनाइजेशन, मीन 3 लेवल कैशे ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम। अच्छा, 3 लेवल कैश ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या है? वी हैव मेन मेमोरी, वी हैव लेवल 3 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 1 कैश एंड सीपीयू। जो सीपीयू के सबसे ज्यादा नियरेस्ट होती है दैट इज कॉल्ड लेवल 1 कैश। फिर जो सीपीयू लेवल 1 के बाद आपके पास लेवल 2 आता है, देन लेवल 3 एंड लेवल 3 इज कनेक्टेड टू द मेन मेमोरी। और अगर आप देखें तो लॉजिकली भी ये बात करेक्ट है कि लेवल 1 इज द फास्टेस्ट, क्योंकि सीपीयू इसको सबसे पहले एक्सेस कर सकता है। लेवल 2 इज फास्ट बट नॉट दैट मच एज कंपेयर टू लेवल 1। देन लेवल 3 इज लेस फास्ट एंड लेवल 3 एंड मेन मेमोरी कम्युनिकेशन इज स्लो। ठीक, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो इफ द प्रोसेसर डज नॉट फाइंड एनीथिंग इन द लेवल 1, जो उसका रिक्वायर्ड डेटा है वो उसको लेवल 1 कैश में नहीं मिलता, देन प्रोसेसर चेक्स फॉर लेवल 2 एंड इफ इट डजंट फाइंड इट इन द लेवल 2 इट विल चेक इट फॉर लेवल 3। और अगर लेवल 3 में भी नहीं है तो देन इट एक्सेसेस द मेन मेमोरी। ठीक है, so these are the 3 levels of cache which are implemented between CPU and main memory. Any questions here? Okay, cache and main memory structure. अब हम देखते हैं कि कैश और मेन मेमोरी की मैपिंग किस तरह होती है। ठीक है ना, ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करते हैं? मेमोरी के कौन से एड्रेसेस कैश में किस तरह स्टोर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट इज नथिंग, इट इज वेरी इजी। जैसे मैंने आपको बताया, अ ब्लॉक इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ब्लॉक मीन्स के वर्ड्स। एक वर्ड क्या होता है ये आपको बहुत क्लियरली पता है। ठीक है ना, एक वर्ड ऑफ मेमोरी क्या चीज होती है? मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट ऑफ द मेमोरी। अ वर्ड में भी 16 बिट, 32 बिट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसर या आपकी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपका वर्ड साइज क्या होगा। 16 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और जो अर्लियर मशीन थी उनमें 8 बिट भी हो सकता है। तो एक वर्ड जो है वो आपका मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या है कि मल्टीपल वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक अ ब्लॉक। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं तो 5 वर्ड्स मेक अ ब्लॉक। मीन्स ये के वर्ड्स है ना, के वर्ड्स मीन्स मल्टीपल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो अब जो मेमोरी और कैश की मैपिंग होती है या उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो इस तरह होता है कि आपकी मेमोरी में तो वर्ड बाय वर्ड चीजें स्टोर हैं। ठीक है ना, एक फिजिकल एड्रेस पे एक वर्ड स्टोर है, इस फिजिकल एड्रेस पे एक वर्ड स्टोर है, इस फिजिकल एड्रेस पे एक वर्ड स्टोर है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब मेमोरी से डेटा को कैश में कॉपी करवाते हैं तो वो ब्लॉक ट्रांसफर होता है। ब्लॉक का मतलब कि वर्ड बाय वर्ड डेटा कॉपी नहीं होगा, बल्कि ब्लॉक ऑफ डेटा जो है वो मीन्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझ लें कि 4, मैं कह रही हूँ कि 4 वर्ड्स का एक ब्लॉक बन रहा है, तो ये चारों के चारों वर्ड्स एक साथ ब्लॉक की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे कहाँ पे? कैश में। ठीक, और कैश की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह की होगी। कैश में आपके पास होता है सबसे पहले तो लाइन नंबर। लाइन नंबर मीन 0 1 2 3 4, इसको आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स का मतलब है कि कैश की स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस, ये लाइन है। कैश भी एक मेमोरी ही है। ठीक है ना, कैश कोई और चीज नहीं है, वो खुद भी एक मेमोरी है। ये भी मेमोरी, ये भी मेमोरी है। ठीक है, मैपिंग का फर्क है, स्ट्रक्चर का फर्क है, एड्रेसिंग का फर्क है। ठीक है, चीजों में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन है तो दोनों मेमोरी। सही, तो अगर दोनों मेमोरी है तो ये क्या है? लाइन नंबर। हम इसको एड्रेसेस नहीं कह रहे, हम इसको मेमोरी एड्रेस नहीं कह रहे, हम इसको लाइन नंबर कह रहे हैं। ठीक, तो इसमें 0 1 2 3 क्या हो गया? लाइन नंबर हो गया, ये इंडेक्स हो गया। ये कैश की लाइन कहाँ से? लाइन किसको कहते हैं? लाइन, वन लाइन ऑफ कैश कैन स्टोर्ड अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी।
अब ये जो ब्लॉक हमने यहाँ से उठाया था ये कैश में इस तरह कॉपी होगा हॉरिजॉन्टली। अब सिर्फ इसको समझने की जरूरत है आपको कि ब्लॉक आपका यहाँ पे कैसे हो रहा था कि एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, इस तरह लाइन से आपके सीक्वेंस में वर्ड स्टोर थे। आपने इन सब वर्ड्स को उठाया और इस पूरे ब्लॉक को कैश में कॉपी कर दिया। तो कैश की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह होती है कि ये पूरा ब्लॉक आपका इस तरह यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में कॉपी हो गया, कैश की एक लाइन में कॉपी हो गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 4 वर्ड्स हमने यहाँ से कॉपी किए थे ना, तो वो 4 वर्ड्स यहाँ पे आके ऐसे स्टोर होंगे 1 2 3 4। ठीक है, वर्ड नंबर 0, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2 एंड वर्ड नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड्स हमें ऐसे नजर आ रहे थे। कैश में ये हमें एक लाइन में स्टोर होगा, इसलिए हम इसको कैशे लाइन कहते हैं। ठीक है, कैशे लाइन, कैशे लाइन नंबर 0 में हमारा ब्लॉक नंबर 0 जो है वो स्टोर हो गया। अब दूसरा इशू ये आता है कि अब ठीक है स्टोर तो हो गया, अब प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये फिजिकल एड्रेस 0 था, फिजिकल एड्रेस 0 पे जो डेटा था वो कहाँ स्टोर हुआ है, फिजिकल एड्रेस 1 पे जो डेटा था वो कहाँ स्टोर हुआ है, फिजिकल एड्रेस 2 पे जो डेटा था वो कहाँ स्टोर हुआ है, और फिजिकल एड्रेस 3 पे जो डेटा था वो कहाँ स्टोर हुआ है। प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम यूज करते हैं टैग। ठीक है, टैग कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना, इस साइड वाले जो बिट्स होते हैं जिसको हम MSBs कहते हैं। ठीक है, MSBs आपके क्या करते हैं कि MSB को हम टैग बना लेते हैं। आपकी जो इस मेमोरी एड्रेस के फिजिकल एड्रेस के जो MSBs होंगे ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, उनको हम एज अ टैग बना के यहाँ स्टोर करवाते हैं कैशे में, ताकि कैशे को भी पता हो कि भाई मैंने इस मेमोरी एड्रेस से जो चीज उठाई थी उसका टैग ये है और वो यहाँ पे स्टोर्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, हम क्या करते हैं टैग बना लेते हैं। कहते हैं ना हम जब किसी चीजों को, जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं तो चीजों पे टैग लगा हुआ होता है। टैग क्यों लगा होता है? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्या चीज है, इसकी कौन सी टाइप है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी लेंथ क्या है, मतलब इसकी इसका वेट क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो एक टैग होता है ना, टैग लगा हुआ होता है। इसी तरह वो यहाँ टैग होता है। ये टैग क्या बताता है कि विच फिजिकल मेमोरी एड्रेस इज दिस, जिसका ब्लॉक यहाँ पे स्टोर हुआ है। ठीक है, और ये सारी मैपिंग कैसे होती है ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस डायग्राम में सिर्फ आपको इतना समझने की जरूरत है कि मेमोरी में हमारे पास जो है वो 2n-1 वर्ड्स होंगे। हर वर्ड जो एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है, उन वर्ड्स को मिला के एक ब्लॉक बनता है और वो पूरा ब्लॉक कैश की एक लाइन में कॉपी हो जाता है। इसी तरह दूसरा ब्लॉक कैश की दूसरी लाइन में कॉपी हो जाता है, तीसरा ब्लॉक कैश की तीसरी लाइन में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कैश का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइंस की फॉर्म में इम्प्लीमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड अ कैशे लाइन। और 4 ब्लॉक्स यहाँ कैसे स्टोर हो गए, 0 1 2 3, ये ऐसे एक लाइन में स्टोर हो गए। और अब इनकी एड्रेसिंग कैसे होगी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।